नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। एम्स, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए अपन ने प्रीवियस क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज में अभी तक 7 क्लासेज बायो की, जबकि 2 क्लासेज फिजिक्स की ले चुके हैं। ये 8वीं क्लास है बायो की। ये सारी क्लासेज जो अपन ने अभी तक ली हैं, ये आपको अपने चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से। जब आप इस प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर फिजिक्स की क्लासेज भी और बायो की क्लासेज भी सारी मिल जाएंगी। इन सारी क्लासेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न से बिल्कुल सिमिलर ही हैं। जैसे नीट का एग्ज़ाम एक होता है, उसका भी जो सिलेबस है वो बिल्कुल एम्स, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के सिमिलर ही होता है, लेकिन उसके क्वेश्चन की अप्रोच पैटर्न अलग होता है। जबकि अपने बीएससी नर्सिंग और एग्जाम पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है, इसका अप्रोच और पैटर्न अलग होता है। इसीलिए उसको हिसाब से देखते हुए क्वेश्चन लाए जाते हैं आपके लिए, और आप इसी हिसाब से तैयारी कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, आप ये देखिए अपने कितने ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो रेगुलर अपनी क्लासेस लेते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन 94% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और ये ज़रूर आपको एग्ज़ाम के अंदर हेल्पफुल रहेगा। ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। जब आपका एग्ज़ाम लगेगा उसके बाद में मैं इन क्लासेस से आपको बताऊँगा कि ये क्लासेस के अंदर अपने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी रिवाइज करवाता हूँ आपको। अगर आप रेगुलरली इन क्लासेस को फॉलो करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जो हैं इन क्लासेस के ही थ्रू आपके रिवाइज हो जा चुके होंगे और आपको अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। और बहुत आप देख रहे होंगे कि कई क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार बहुत रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको यहीं पर जो है याद हो जाएंगे, पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसमें आप जो है आपसे एक निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए इस चैनल पर, ताकि इस YouTube के एल्गोरिदम ऐसा होता है कि आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे तो YouTube अपने जो वीडियो है, अपनी क्लास है, उसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो लोग अभी अपने चैनल को देख रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वो भी क्लासेस को रेगुलर लेते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है वो है सीलियरी मूवमेंट आर फाउंड इन। सीलियरी मूवमेंट आर फाउंड इन किसके अंदर? माइक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट, फैलोपियन ट्यूब एंड वासा डिफरेंशिया, फैलोपियन ट्यूब एंड ट्रेकिया एंड टंग एंड लिम्फ। ओके, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर से ये क्वेश्चन है और ये नीट के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब आपके पूछे जाने की संभावना पूरी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि ये किसके अंदर पाया जाता है। ये पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब और ट्रेकिया के अंदर। फैलोपियन ट्यूब और ट्रेकिया के अंदर सीलियरी मूवमेंट पाया जाता है। जैसे ट्रेकिया के अंदर कोई पार्टिकल चला गया, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रेकिया है, यहाँ पर कोई पार्टिकल चला गया, डस्ट का पार्टिकल चला गया, खाना खाते वक्त कोई पार्टिकल चला गया। अब ये पार्टिकल अंदर चला गया है तो आपको यहाँ पर सीलिया लगे हुए होते हैं, ऐसे सीलिया लगे हुए होते हैं। ये सीलिया जो होते हैं एक दिशा में मूवमेंट करेंगे और इसको बाहर की तरफ मूव करेंगे, ऐसे बाहर की तरफ इसको बाहर निकाल देंगे। तो सीलियरी मूवमेंट क्या काम आता है? ये काम आता है एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में ये किसी भी चीज़ को फ्लो करवा देता है। जैसे ट्रेकिया में क्या करता है, डस्ट के पार्टिकल को या फिर भोजन के पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए काम आता है। वैसे ही फैलोपियन ट्यूब के अंदर आप जानते हैं ओवा होता है, जो एग होता है, एग को फैलोपियन ओवरी से लेकर और जब यूट्रस तक लाया जाता है तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर तो कोई ऐसी सिस्टम होता नहीं है कि मूवमेंट कराया जाए, लेकिन उसके अंदर सीलिया लगे हुए होते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं, उस एग को आगे की तरफ मूव कराते हैं। देखो ये मान लीजिए ये ओवरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है? ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब का ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं अपन इन्फंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इन्फंडिबुलम बोलते हैं। ये जो मेन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एम्पुला बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है जो कि यूट्रस से लगा हुआ होता है, ये वाला यूट्रस के पास वाला पार्ट जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं अपन स्टमस बोलते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर ये जो पूरी फैलोपियन ट्यूब है, ये वाली पूरी फैलोपियन ट्यूब है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। जब यहाँ से एग रिलीज होता है और एग जब इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है तो उसके बाद में यहाँ से फिर एग को यहाँ यूट्रस तक लाने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? सीलिया होते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं जो कि अभी 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, बीएससी नर्सिंग में पूछा गया था। वो क्वेश्चन भी आप देखिए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। पहला क्वेश्चन ये है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर अकर होता है। देखो फैलोपियन ट्यूब के ये पूरी जो है ये फैलोपियन ट्यूब है। इस फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है? तो वो ऑप्शन आएगा आपका कौन सा? एम्पुला। एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जो पहले वाली एनसीईआरटी थी, इससे भी पहले वाली एनसीईआरटी अब चेंज हुई है, उससे पहले भी जो एनसीईआरटी थी उसमें था एम्पुलरी और स्थमस के जंक्शन पर होती है। उन्होंने कि जो फर्टिलाइजेशन क्या बताया था कि एम्पुला और स्टमस के जंक्शन पर। तो आपको कभी कभी ऑप्शन के अंदर ये भी देखने को मिल सकता है कि एम्पुलरी और स्टमस के जंक्शन पर। तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा एम्पुला। उसके बाद में आप सेकंड ऑप्शन पर लगा सकते हैं कि इसके जंक्शन पर भी पाया जा सकता है। ठीक है,
पहला क्वेश्चन हो गया कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर कौन पाया जाता है, सीलियर मूवमेंट पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि जो एम्पुला है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ पर जब ओव्यूलेशन होता है, जब एग जो है ये क्या है, ओवरी है, ये क्या है, ओवरी है। ओवरी से एग बाहर निकलता है, ओवरी से एग बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, ओवरी से एग के बाहर निकलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये किस हार्मोन की उपस्थिति में होता है, ये होता है एलएच हार्मोन की उपस्थिति में। किस हार्मोन की उपस्थिति में, एलएच हार्मोन की उपस्थिति में होता है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पर होता है, कौन से दिन पर होता है, 14वें दिन पर होता है। ठीक है, एलएच हार्मोन की उपस्थिति में होता है। जब एलएच हार्मोन अपने पीक पर होता है उस दिन ये क्या होता है, एलएच सर्ज हो जाता है, जिसके कारण ये ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, जब ये ओव्यूलेशन एग जो है बाहर निकलता है ओवरी से, तो ये कौन सी स्टेज में होता है, ये होता है सेकेंडरी oocyte। कौन सी स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। ओके, सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। ये सारी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ये पूरी बातें अपन ने कर ली हैं, इनसे रिलेटेड जो भी अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैन में बन सकते थे उन क्वेश्चंस को भी अपने यहाँ पर हैंडल कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन सम लाइक राइस, व्हीट, पोलन ग्रेन लूज देयर वाइबिलिटी विद इन एंड रिमेंबर द रोजेनेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी। देखो यहाँ पर ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। राइस की और व्हीट की, राइस की और व्हीट की जो पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी है, राइस के और व्हीट की जो पोलन ग्रेन है वो कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं, मतलब उनकी वाइबिलिटी, जीवन काल कितना है, तो वो है 30 मिनट। कितना है, 30 मिनट है। ये भी 30 मिनट है, ये भी 30 मिनट है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर रोजेनेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली भी दी हुई है, तो ये RSL आप इसको याद रख सकते हैं। RS रसल की जो ये है वाइबिलिटी है, ये कितनी है, सम मंथ तक है। कितनी मंथ तक, सम मंथ तक हो सकती है, कुछ मंथ तक भी हो सकती है इसकी वाइबिलिटी। ठीक है, राइस की और व्हीट की 30 मिनट है, जबकि रसल की कितनी है, कुछ महीने तक जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख लीजिए कि गेहूँ और चावल की जो पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी है वो 30 मिनट है, जबकि रोजेनेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी परागकणों की कितनी है, कुछ महीने तक है। तो इसकी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। ये सारे जो ये PDF हैं ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ये वाला यहाँ पर दिया हुआ है BioBytes07, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को भी एक बार हिंदी में देख लीजिए कि पक्षमार्गीय गति कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है फैलोपियन नलिका और श्वसन नलिका में पाई जाती है। ठीक है, आप इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है कि ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर चीफ प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं जो कि खाना बनाते हैं। चीफ प्रोड्यूसर कौन है, ओशियन के अंदर जो सबसे ज़्यादा खाना बनाने वाले कौन होते हैं। देखो ओशियन में आपने नाम सुना होगा इकोलॉजी के अंदर जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, तो ये जो होते हैं डाइटम्स जो होते हैं ये ओशियन, समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और इसी को इकोलॉजी के अंदर अपन वहाँ पर टर्म यूज लेंगे फाइटोप्लैंक्टन, क्या नाम देंगे, फाइटोप्लैंक्टन नाम देंगे। तो ये फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। उसके बाद में फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, जूप्लैंक्टन खाता है। जूप्लैंक्टन को फिश खाती हैं, फिश को बाद में फिर शार्क उनको खा लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके एक फूड चेन चलती है, ओशियन की फूड चेन चलती है। तो इस पूरे फूड चेन में जो सबसे ज़्यादा चीप प्रोड्यूसर है जो कि खाने का प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है, ये फाइटोप्लैंक्टन करते हैं, मतलब कि डाइटम्स करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये डाइटम्स नहीं है, समुद्र के अंदर डाइटम्स नहीं है, किसी कारण से डाइटम्स मर गए, तो अब इनको खाने के वाले जो जूप्लैंक्टन है वो भूख के मारे मर जाएंगे। इन जूप्लैंक्टन को खाने वाली फिश मर जाएगी, फिश मर जाएगी तो शार्क भी मर जाएगी। तो इस प्रकार से पूरा जो समुद्र का जो एक फूड चेन है पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए ये जो चीफ प्रोड्यूसर है वो कौन है, डाइटम है। वैसे आप कमेंट के अंदर बताइए कि जो अपना ये है टेरेस्ट्रियल स्पेस है इसके अंदर चीफ प्रोड्यूसर कौन है, चीफ प्रोड्यूसर कौन है अपने टेरेस्ट्रियल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को हिंदी में देखिए कि समुद्र के मुख्य उत्पाद कौन है, डाइटम्स। कौन है, डाइटम्स मुख्य उत्पाद हैं। युगलेना के लिए आप एक बात याद रखेंगे कि युगलेना के अंदर क्या पाई जाती है, पेलिकल की कवरिंग पाई जाती है। सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन पेलिकल की एक कवरिंग पाई जाती है और ये मिक्सोट्रोपिक प्रकार का न्यूट्रिशन दर्शाती है। मतलब जब ये सूर्य की प्रकाश आती रहती है तो ये क्या कर लेते हैं, पादपों की तरह ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। जबकि जब लाइट एनर्जी नहीं होती है इनके पास तो ये प्लांट जो ये ह्यूमंस की तरह क्या कर लेती हैं, ये दूसरे कीट जो इनसे छोटे वाले कीट होते हैं उनको ये मारकर क्या कर लेती हैं, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन दर्शाती हैं। तो ये दोनों प्रकार के न्यूट्रिशन दर्शाती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कि ये मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्रकार की होती हैं। वैसे डायनोफ्लेजेलेट के बारे में आप एक बात याद रखिए कि एक प्रकार डायनोफ्लेजेलेट, एक गोनिवलेक्स प्रकार का एक डायनोफ्लेजेलेट होता है जो कि क्या करता है, समुद्र के अंदर रेड टाइड करता है। क्या करता है, रेड टाइड करता है। ठीक है, और ये कैसा विषैला होता है।
ये सारी बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इन किंगडम एनिमिलिया के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब अपनी ही बात हो रही है, ये अपने अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार का पाया जाता है। होलोजोइक संपोसी, मतलब किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये इसका एग्जाम्पल कौन है, ट्री है। इसका एग्जाम्पल कौन है, ट्री है। ठीक है। पैरासाइट जैसे टिक हो गई, माइट हो गई, माइट हो गई, है ना, जो कि पैरासाइट होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे की बॉडी के ऊपर होते हैं, उनसे खून चूसते हैं, ठीक है, ब्लड सकिंग होते हैं। और वैसे ही सैप्रोफिटिक होते हैं कि दूसरे के ऊपर, मरी हुई चीज़ों के ऊपर या फिर किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, जैसे प्लांट है, प्लांट को काट लिया, उससे अपन उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये अपन कौन है, अपन आते हैं सैप्रोफिटिक के अंदर। किसके अंदर आते हैं, सैप्रोफिटिक के अंदर आते हैं कि मृतपोषी पर अपन अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मृतपोषी। ओके, इस पर आगे देखिए कि जंतु जगत में पोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है, समपोषी, परपोषी एंड मृतपोषी। कैसी है, परपोषी। ठीक है, मृतपोषी है ये अपने अंदर किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, मृतपोषी प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, सैप्रोफिटिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अमोंग द एविल क्वार्ट में विच वन इज कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज ड्राइविंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज के, जातियों के विलुप्त होने के पीछे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा है, कौन सी बुराई है। देखो, इकोलॉजी के अंदर इन चार बुराइयों का कंसिडरेशन किया गया है कि स्पीसीज के एक्सटेंशन में, स्पीसीज के विलुप्त होने में 4 बड़ी कारणों का वजह रही है। वो कौन कौन से हैं, जो पहला है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लोटेशन एंड इकोनॉमिकल गेन, ठीक है, तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वर्जन, ये तीसरा है, जबकि को एक्सटेंशन कौन सा है, चौथा है। ठीक है, इसको एक बार बारी बारी से समझते हैं। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है स्पीसीज के विलुप्त होने के पीछे। ये सबसे बड़ा कारण क्या है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। मान लीजिए ये एक जंगल था, अब इस जंगल को धीरे धीरे काट रहे हैं अपन, इस जंगल को काट देंगे तो इसके अंदर जितने भी जीव थे अब वो कहाँ पर रहेंगे, तो उनका जो हैबिटेट है वो समाप्त हो चुका है। अब उनको वहाँ से दूर जाना पड़ेगा और हो सकता है कि वहाँ पर दूर जाने पर कुछ सर्वाइव कर पाएँ और कुछ सर्वाइव ना कर पाएँ। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आज हम लोग जो हैं अपने जंगलों को काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज जो है अब विलुप्ति की कगार पर आ गई हैं। तो एनसीईआरटी बोल रही है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर एक ड्रामेटिकल चेंजेस देखा गया है कि पहले 14% स्पीसीज थी, कितनी थी, 14% स्पीसीज थी, जो कि ये फ्रेगमेंटेशन लॉस की वजह से कितनी हो गई, 6% हो गई, 14% से और 6% पर आ गई है। किसकी वजह से, फ्रेगमेंटेशन लॉस की और हैबिटेट लॉस की वजह से। ठीक है, जैसे फ्रेगमेंटेशन लॉस क्या होता है कि मान लीजिए ये पूरा एक जंगल था, इस जंगल के बीच से अपन ने एक सड़क गुजार दी, इस जंगल के बीच से सड़क गुजारती, तो अब ये जंगल 2 भागों में बट गया। अब एक इधर जीव जो इधर रहने वाला है वो पहले इधर भी चला जाता था, इधर भी आ जाता था, लेकिन आज वो इधर से इधर नहीं जा पा रहा है क्योंकि बीच से क्या गुजार दिया है अपन ने, एक डिस्टर्ब कर दिया है उनके मार्ग को। ठीक है, तो ये वाला हो गया। ओवर एक्सप्लोटेशन एंड इकोनॉमिकल गेन। ओवर एक्सप्लोटेशन, जैसे अपने को जितनी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उस चीज़ को अपन जंगल से अगर एक्वायर कर लेते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन अपन ओवर एक्सप्लोट कर लेते हैं उनका, कि अपने को ज़रूरत होती है उससे बहुत ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल देती है कि स्टीलर सी काऊ और पिजन, जो पैसेंजर पिजन है और स्टीलर सी काऊ है, उसका इंसानों ने इतना ज़्यादा उपयोग किया कि आज वो विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी इसके बारे में बताती है। और एलियन स्पीसीज इन्वर्जन, मतलब कि मान लीजिए ये एक पॉन्ड है, इसके अंदर पहले एक रहती थी, मान लीजिए विक्टोरिया झील है, क्या है, विक्टोरिया झील है, इसके अंदर पहले जो है ये एक चीचिड नाम की एक क्या रहती थी, फिश रहा करती थी, चीचिड नाम की एक फिश रहा करती थी। लेकिन एक नई फिश की प्रजाति इसके अंदर लाई गई, इन्वेशन कर दिया गया, वो उसका नाम क्या था, नाइल पर्च जो है इसके अंदर विक्टोरिया लेक के अंदर लाया गया। ठीक है, अब जो नाइल पर्च है इसको कोई भी खाने वाला नहीं है यहाँ पर। जैसे एक फिश है इसके अंदर, विक्टोरिया के अंदर चिचिड़, इसको खाने के लिए दूसरा सिस्टम होगा। जैसे अपने को है, जैसे प्लांट को खाने के लिए बकरी होती है, बकरी को खाने के लिए भेड़िया होता है, तो ये एक पूरी चेन चलती है। ठीक है, ये एक दूसरे को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर एक नई स्पीसीज उस लेक के अंदर लाई गई है तो उसको तो खाने के लिए, उसका तो प्रेडेटर कोई है ही नहीं, तो उसकी ग्रोथ जो है एकदम से ड्रास्टिकली उसकी ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से दूसरी जो स्पीसीज होती हैं उनको बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एलियन स्पीसीज के इन्वर्जन की वजह से भी ये क्या होता है, एक्सटेंशन होती है स्पीसीज का। और वैसे ही होता है को एक्सटेंशन, मतलब कि साथ साथ मरेंगे, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ, ऐसे वाली कंडीशन होती है इनके अंदर। जैसे प्लांट की और पोलिनेटर के बीच में होती है। अगर एक प्लांट है, अगर उसका कोई पोलिनेशन नहीं करेगा और फिर पोलिनेशन नहीं करेगा, मान लीजिए उसका पोलिनेटर मर जाता है, पोलिनेशन नहीं करेगा तो कुछ दिनों बाद प्लांट भी ऐसे समाप्त हो जाना है। तो ये चारों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, हैबिटेट लॉस वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन डालता रहता हूँ, तो आप चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको नए नए क्वेश्चंस और बढ़िया वाले क्वेश्चंस आपको कम्युनिटी सेक्शन के अंदर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कम्युनिटी सेक्शन के अंदर मैंने पूछा था, और आप इसको हिंदी में देख लीजिए। ये यहाँ पर आवासीय हानि और विखंडन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अमोंग यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पर पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको सीधा याद रखेंगे तो भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये देखो 3 फेज होते हैं, G1S G2 और फिर बाद में माइटोटिक फेज होता है, उसके अंदर एम फेज होता है। ठीक है, एम फेज और उसके बाद में G1S G2 ये इंटरकाइनेसिस फेज के अंदर आते हैं। सबसे पहले होता है G1, फिर होता है S, फिर बाद में होता है G2। ओके, एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डीएनए 2C था, क्या था? डीएनए 2C था। ये एस फेज के अंदर कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा, और ये फिर G2 के अंदर यहाँ पर डीएनए के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये 4C रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए क्रोमोसोम, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम है, तो एस के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? वो उतने कितने रहेंगे? 23 क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं होते हैं, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट होता है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पर भी 23 के 23 ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या होते हैं? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज के अंदर। ओके, एक फेज और होती है G1S G2 के बाद में एक फेज आती है G0 फेज, जो कि इनएक्टिव फेज होती है। कैसी फेज होती है? इनएक्टिव फेज होती है। तो यूकैरियोट में डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ पर होती है? ये होती है G1S एस फेज में होती है। किस फेज में होती है? एस फेज के अंदर होती है। ये सेकंड आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था कि MOET की फुल फॉर्म, MOET की फुल फॉर्म बताइए। 2023 वाले BSc नर्सिंग के एग्जाम के अंदर आया था। तो आपसे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर पूरे आपने जितने भी सिलेबस के अंदर फुल फॉर्म वाले हैं उसको मैंने एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है जहाँ से आपको ये पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आई बटन के अंदर आपको वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए कि PMNL की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। देखो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। तो आपको जो इस क्वेश्चन के अंदर जो कन्फ्यूजन होगा वो होगा लिम्फोसाइट के अंदर, क्योंकि एल का मतलब यहाँ पर लिम्फोसाइट भी तो हो सकता है या फिर ल्यूकोसाइट है। इसके अंदर कौन सा हो सकता है? तो आपको इसके अंदर क्या होना चाहिए? हो सकता है कि आपको इसके अंदर कन्फ्यूजन हो कि लिम्फोसाइट हो या फिर ल्यूकोसाइट, वहाँ पर भी आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है। इसीलिए आप इस बात को क्लियर कीजिए कि ये क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट देखो, ये जो किसके बारे में बात कर रहा है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, मतलब जो न्यूक्लियस है वो बहुत प्रकार का न्यूक्लियस है। जैसे ये ल्यूकोसाइट है, ये किसको बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं WBC को। किसको बोलते हैं? WBC को। और WBC के अंदर कुछ WBC के अंदर ये इस प्रकार का न्यूक्लियस होते हैं, कुछ में इस प्रकार का न्यूक्लियस होते हैं, कुछ इस प्रकार का न्यूक्लियस होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये अलग अलग रूपों में होते हैं। WBC के अंदर जो न्यूक्लियस होता है अलग अलग रूपों में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका पूरा मीनिंग समझा दिया है आपको। क्योंकि WBC के अंदर जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, क्या बोलते हैं? WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? कमेंट के अंदर बताओ जल्दी से। वो बोलते हैं RBC को। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट, और ये इसके अंदर जो है न्यूक्लियस जो है अलग अलग शेप में होते हैं, तो इसके लिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन आपको बताया कि मैंने कम्युनिटी सेशन के अंदर डाला था इसको, और ये गलती से मिस्टेक से इसका जो है करेक्ट जो ऑप्शन है टिक हो गया था। लेकिन आप देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा पायामीटर। क्या आएगा? पायामीटर। लेकिन जो मैंने इसको करेक्ट कर दिया था, एरेक्नोइड कर दिया था, जिसकी वजह से 80% स्टूडेंट ने इसे यहीं टिक कर दिया है, जबकि 80% मतलब 18% स्टूडेंट ही थे जिन्होंने इसको राइट किया है। मतलब कि ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे वाले होते हैं जो मैंने टिक कर दिया उसी को वो राइट टिक करवा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि जो मैंने लगा दिया वही सही है, आपको भी अपना दिमाग लगाना चाहिए। देखो, ये मान लीजिए कि ब्रेन है, ये क्या है? ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर यहाँ पर 3 क्या पाई जाती हैं? 3 लेयर पाई जाती हैं। 3 लेयर पाई जाती हैं, और इन लेयर्स को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर जो लेयर्स पाई जाती हैं उनको मेनिंजेस बोला जाता है। जो पहले वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं अपन ड्यूरामीटर। जो सबसे दूर है उसको बोलेंगे ड्यूरामीटर। ठीक है, बीच में जो है, बीच वाली लेयर को क्या बोलते हैं अपन? एरेक्नोइड बोलते हैं। और पास वाली लेयर को बोलते हैं पायामीटर। पास वाली लेयर को क्या बोलते हैं? पायामीटर बोलते हैं। पायामीटर पास वाली लेयर होती है। तो यहाँ पर जो ब्रेन है, ब्रेन के सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में कौन है? पायामीटर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पायामीटर हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पायामीटर। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि टिपिकल एंजियोस्पर्म में एक एम्ब्रियो सैक की मैच्योरिटी पर कितने न्यूक्लियस होते हैं और कितने सेल होती हैं। देखो, आप एक एम्ब्रियो सैक है, ये एक एम्ब्रियो सैक है,
डायग्राम देखिए बेस करके, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलेजल एंड है, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलेजल एंड है। यहाँ पर आपको एक मिलेगी एग सेल और दो मिलेंगी आपको सिनर्जिड सेल। ये हो गई एग सेल और ये हो गई दोनों की दोनों क्या हो गई, सिनर्जिड सेल हो गई, ठीक है। वहीं पर चैलेजल एंड की तरफ आपको तीन सेल मिलेंगी, तीन सेल मिलेंगी। इसको अपन बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल मिलते हैं कहते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इसमें कुल कितने न्यूक्लियस हैं और यहाँ पर दो क्या मिलते हैं, दो न्यूक्लियस मिलते हैं। अब देखिए कि कुल कितने न्यूक्लियस हैं और कुल कितनी सेल हैं, ये आप मुझे काउंट करके बताइए, ठीक है। ये सेल हैं तो यहाँ पर देखिए एक एक इनके अंदर न्यूक्लियस होगा और ये दो न्यूक्लियस यहाँ पर हो गए। तो न्यूक्लियस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है सर। सेल बताइए, सेल कितने हो गए, 3 सेल ऊपर की तरफ, 3 सेल नीचे की तरफ, 6 सेल। और ये एक बीच वाली सेल है, ये जो पूरी सेल है ये एक पूरी सेल होती है जिसे क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रल सेल बोलते हैं। बीच में क्या है, सेंट्रल सेल है। तो यहाँ पर सेंट्रल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि जो ऊपर वाली एंटीपोडल सेल है, नीचे वाली सिनर्जिड सेल है और क्या है, एक एग सेल है। इनके अंदर तो क्या पाया जाता है, एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि बीच वाली सेल है एंटीपोडल सेल, तो ये जो सेंट्रल सेल है इसके अंदर कितने पाए जाते हैं, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये कितने हो गए, 8 तो न्यूक्लियस हो गए और कितनी सेल हो गई, 7 सेल हो गई। 7 सेल 8 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, सिनर्जिड सेल है। ये दोनों तो सिनर्जिड सेल हैं और ये क्या है, एग सेल है। बीच वाली क्या है, एग सेल है। ये सारी सारी जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाए जा रहे हैं, दो सिनर्जिड सेल और एक एग सेल, ये पूरी मिलकर क्या बनाती हैं, एग एपरेटस बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एग एपरेटस बनाती हैं, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि एग एपरेटस के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, तो इसके अंदर दो सिनर्जिड सेल होती हैं और एक माइक्रोपाइलर की साइड में एक होती है एग सेल, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होती हैं। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। ये प्रारूपिक आवर्त भ्रूणकोष परिपक्व होने पर कितनी सेल होती हैं, तो ये देखिए कि आपके पास 8 सेल होती हैं, मतलब 7 सेल होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं, ठीक है। इसका सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगले क्वेश्चन को देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये मॉर्फोलॉजी से पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मस्टर्ड और कुकुम्बर के अंदर कैसी कैसी इनके अंदर ये डायग्राम दिए हुए हैं, ओवरी की इसमें पोजीशन को बता रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक शॉर्ट नोट्स से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा, तो ये आपको याद रखना है। फिर ये हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस के अंदर क्या होती है, ओवरी क्या होती है, सुपीरियर होती है। हाइपोगाइनस के अंदर ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है। मतलब गायनी पार्ट जो होता है वो क्या होता है, गायनी पार्ट के ऊपर जितने भी पार्ट होते जो होते हैं वो नीचे होते हैं और ओवरी क्या होती है, सबसे ऊपर होती है, ओके। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, हाइपोगाइनस वाली कंडीशन ये वाली है। और इसका जो एग्जांपल है वो है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रेंजिल। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रेंजिल, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ओवरी, जो ओवरी है वो सबसे ऊपर की तरफ है। ओवरी क्या है, सबसे ऊपर है, जबकि बाकी जितने भी पार्ट हैं, एंथर है, ये बाकी जितने सेपल हैं, पेटल हैं, ये सब क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। ओवरी सुपीरियर है तो सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। वैसे बात करें कि पेरिगाइनस, पेरिगाइनस में क्या होता है, हाफ सुपीरियर ओवरी होती है। क्या होती है, हाफ सुपीरियर ओवरी होती है। और ये इसका जो एग्जांपल है वो है प्लम, रोज और पिच। क्या है, प्लम, रोज, पिच इसका एग्जांपल है। ये आप इसका एग्जांपल में ये देख सकते हैं, इसका फ्लोरल डायग्राम देख सकते हैं। इसके अंदर जो ओवरी है, ओवरी के बिल्कुल बराबर में ये ओवरी हो गई, ये पूरी ओवरी हो गई, तो इसके बराबर में ही क्या है, बाकी जितने भी पार्ट हैं फूल के, एंथर हो गया, पेटल, सेपल हैं, ये भी इसके बराबर में ही होते हैं। ये दो जो इसके डायग्राम है, ये देखिए आप। एपिगाइनस कंडीशन, एपिगाइनस कंडीशन में इंफीरियर ओवरी होती है, मतलब कि ओवरी सबसे नीचे होती है, बाकी सारे पार्ट ऊपर की तरफ होते हैं। ये देखिए गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सन। ये जो है रे फ्लोरेट ऑफ सन, ये नीट के अंदर पूछा गया था, वो भी पूछा गया था 2022 के अंदर, ठीक है। नीट 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बढ़िया है, इजी क्वेश्चन है, तो आपको भी आने की पूरी संभावना है। क्योंकि एग्जाम देखिए कि वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जल्दी क्वेश्चन होने वाले हैं, वो क्वेश्चन आपके यहाँ भी रिपीट होने की संभावना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीट के क्वेश्चन आप करने लग जाएं। नीट वाले क्वेश्चन करेंगे आपको तो आपको उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ के बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। 20% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो कि आपसे सिमिलर करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस और उनका सिलेबस सेम है। तो सिलेबस सेम है तो कुछ क्वेश्चन तो मैच करेंगे, लेकिन उनका पैटर्न और उनका जो पूछने का तरीका है वो अलग है और अपने पूछने का तरीका अलग है। तो अपने जो क्वेश्चन है वो थोड़े अलग प्रकार के होते हैं। तो उसको ध्यान में रखकर ये क्लासेज में आपके लिए लेकर आता हूँ। उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूँ जो क्वेश्चन, हाँ सच में मैं पिछले जो पेपर देखता हूँ उन पेपर देखकर लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आने की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि ये नीट वाले क्वेश्चन करने से हो सकता है कुछ, नीट वाले क्वेश्चन नहीं करने चाहिए अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हैं तो, ठीक है। एपिगाइनस में इंफीरियर ओवरी होती है और ये आप इसका क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं। अपने से पूछा गया था गुआवा का और किसका एग्जाम्पल, किसका, गुआवा का और मस्टर्ड का। तो ये देख लीजिए आप, मस्टर्ड के अंदर क्या पाया जा रहा है, हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जा रही है मस्टर्ड के अंदर। तो हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जा रही है और हाइपोगाइनस कंडीशन कहाँ पर है, ये सेकंड के अंदर,
ठीक है। और जबकि कुकुम्बर के अंदर कौन सी पाई जा रही है, इन्फीरियर ओवरी पाई जा रही है, ये इन्फीरियर ओवरी पाई जा रही है, एपिगाइनस वाली कंडीशन पाई जा रही है। तो ये किसके अंदर है, ये है अपना फोर्थ के अंदर, किसके अंदर, ये अंदर फोर्थ के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 1 वाला, 1 इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सरसों और खीरे के अंदर कौन कौन से होताएं पाई जा रही हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो ये सेकंड और फोर्थ। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट, आइडेंटिफाई करना है अपने को। अभी जो एम्ब्रियो सेक के बारे में मैंने बात की थी, देखो इसको देखिए आप, ये जो है माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलेजल वाला एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलेजल वाला एंड है। मैंने बताया था चलेजल वाले एंड की तरफ क्या पाई जाती हैं, 3 सेल पाई जाती हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ये 3 सेल पाई जा रही हैं, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और जो बीच में ये जो सेल, जो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, ठीक है, और ये जो बीच में सेल पाई जा रही है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल बोलते हैं। ये बीच वाली जो सेल है, ये बीच वाली सेल बी दर्शाया गया है, ये क्या है, ये है अपनी एग सेल है। जबकि ए दर्शाया गया है, ये क्या है, ये एग सेल है, ये है सिनर्जिड सेल। क्या है, सिनर्जिड सेल। तो अपने को यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई और एग के बारे में बताना है। एग कहाँ पर, एग सेल कौन सी है, देखो एग सेल कौन सी है, बी वाली जो है एग सेल है। क्या है, बी वाली एग सेल है। तो ये थर्ड के अंदर भी है और फोर्थ के अंदर भी है, ठीक है। और उसके आगे पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई ये जो है पोलर न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो कि सेंट्रल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये पोलर न्यूक्लियाई ये कौन सा है, डी है। क्या है, डी है। तो ये वाला हो गया। तो बी फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर आएगा इसके अंदर, फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, बी और डी, बी और डी। तो ये फोर्थ वाला इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इनको एंटीपोडल क्यों बोलते हैं, मतलब इनको पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं, जबकि ये सेंट्रल सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसको एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो जब ये बन रहे होते हैं, तब यहाँ पर 4 सेल जो होती हैं, मतलब 4 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ होते हैं और 4 न्यूक्लियस नीचे की तरफ होते हैं। लेकिन जब इनके अंदर ये सेल वॉल बनना स्टार्ट करती है, पहले क्या होता है, 3 न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इससे क्या बनते हैं, 4 ऊपर की तरफ न्यूक्लियस बन जाते हैं और 4 नीचे की तरफ न्यूक्लियस बन जाते हैं। बाद में जब इनके ऊपर सेल वॉल बनने की बारी आती है, तो क्या होता है कि यहाँ से एक न्यूक्लियस इधर चला जाता है और एक न्यूक्लियस इधर से बीच में आ जाता है। तो ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं, ये दोनों तो बीच में आ जाते हैं, और बाकी ये तीनों हैं ये ऊपर की तरफ रह जाते हैं। ये एंटीपोडल बन जाते हैं, ये एग apparatus बन जाता है, और ये जो बीच वाले हैं ये क्या बन जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस थे, ये पोल से आए थे, इसीलिए इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ओके, आपको ये बात समझ में आई होगी, आई होप। और ये सारे जो क्लासेस के नोट्स हैं, ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इनको रिवाइज जरूर से कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस बात का आप विशेष ख्याल रखें कि आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करेंगे तो आपने जो वीडियो है, अपना जो क्लास है, और भी स्टूडेंट तक पहुँचेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और केमिस्ट्री की क्लासेज आप तक जरूर